अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो ओशा का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ओशा 30 जनरल इंडस्ट्री कोर्स का, वो है एर्गोनॉमिक्स। अब अपर लिम्ब ऑर्डर, लोअर लिम्ब डिसऑर्डर्स, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ एर्गोनॉमिक है क्या। बेसिकली एर्गोनॉमिक एक रिलेशनशिप का नाम है। कैसे रिलेशनशिप का नाम है? आपका वर्कर, relationship between worker, the work and the work environment or your workplace। मतलब आप ये जो आपका रिलेशनशिप है वर्कर का, वर्क का और वर्क प्लेस या वर्क एनवायरनमेंट का आपस में, इसको हम एर्गोनॉमिक बोलते हैं। बेसिकली एर्गोनॉमिक जो है वो डेवलप करने का मकसद ही यही है, ये रिलेशनशिप डेवलप करने का मकसद ही यही है कि एक वर्कर को काम करने वाली जगह पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। फिजिकली उसको बैठने में, उसकी जो वर्किंग अरेंजमेंट्स हैं, खड़े होने में काम करना है या जिस तरह से भी उसने काम को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जो अरेंजमेंट्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब चलते हैं जी अपर एंड लोअर लिम्ब डिसऑर्डर्स। ये कि हमारे ऊपर के दर्द के साथ, हमारी बॉडी के ऊपर के दर्द के साथ और निचले दर्द के साथ क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो देखते हैं। अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब डिसऑर्डर, ULDS ये शॉर्ट फॉर्म है, एंड LLDS आर इट इज पेन्स, टेंशंस एंड डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग इट इज, जैसे उठना, पेन्स, दर्द होना, टेंशन एंड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर अपनी जगह छोड़िए, जैसे डिसलोकेशन वगैरह होती है किसी भी आपकी बोन वगैरह की। इन्वॉल्विंग एनी पार्ट ऑफ द आर्म फ्रॉम फिंगर्स टू शोल्डर आर द नेक एंड टोज, फीट, लेग्स एंड लोअर बैक। अब ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं, इसलिए सारी चीजें, आर्म भी बात कर रहे हैं, फिंगर भी, शोल्डर भी, नेक भी, टोज भी, फीट, लेग, सब कुछ इसके अंदर शामिल है। These also include problems with the soft tissues like muscles, tendons and ligaments। Muscles तो समझ आ गई, पट्टों को बोलते हैं। ये tendons and ligaments क्या हैं? Basically आपकी जो नसें वगैरह हैं, इसके अलावा आपके जो मेन जो गोश्त है, इसको जो बोन के साथ जिस गोश्त ने, जिस पतले बारीक गोश्त ने या जिन वेन्स ने, जिन रगों ने, नसों ने जोड़ा हुआ है, उनको ये टेंडॉन, लिगामेंट बोलते हैं। तो ये जब आपकी अंदरूनी तौर पर आपको जब दब लगती है, पेन होती है, तो बेसिकली वो टेंडॉन्स या लिगामेंट्स का ही प्रॉब्लम होता है। ड्यू टू वर्क द सर्कुलेटरी एज वेल एज नर्व सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड कॉजिंग लिम्ब डिसऑर्डर। सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटरी नहीं, खून का जो सिस्टम है, जो आपका पूरे जिस्म के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हार्ट से पूरे जिस्म में खून फेंक रहा है, उसके अलावा जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, उसके ऊपर भी जब बर्डन आता है, तो ये आपके लिम्ब डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब जी नीचे डिफरेंशिएट कर रहा है अपर लिम्ब क्या है। अपर लिम्ब्स इंक्लूड फिंगर्स, हैंड, आर्म, शोल्डर्स एंड नेक। मतलब उंगलियां, हाथ, बाजू, कंधे और गर्दन। लोअर लिम्ब इंक्लूड टोज, ये पाँव वगैरह, फीट, एंकल्स, टखने, नीज, घुटने, थाइज एंड लोअर बैक, मतलब ये आपकी कमर का निचला हिस्सा। आगे टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यूज, मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स, जिनका मैं ऊपर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब ये आ गया है डिसऑर्डर्स पे। अब डिसऑर्डर्स क्या है? डिसऑर्डर्स इफेक्ट्स टू टिश्यू। अब जो टिश्यूज के ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्या क्या? स्टिफनेस, सख्त हो गए हैं काम करके, वीकनेस, कमजोर पड़ गए, पेन, दर्द कर रहे हैं, स्वेलिंग, सूजन हो गई है, बर्डन ऑफ वर्क की वजह से, एंड लॉस ऑफ फंक्शन। और कोई ऐसी डिसऑर्डर्स हुए हैं कि जिसकी वजह से काम करना छोड़ दिया। जिस तरह आपका बाजू जो है, आप गिरते हैं, डिसलोकेट हो जाता है, तो बाजू मूवमेंट खत्म हो जाती है आपकी, ठीक है। तो इस तरह की जितनी चीजें होंगी, ये सब की सब डिसऑर्डर्स में आएंगी। रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद LDs, लिम्ब डिसऑर्डर। अब यहाँ पे ना ULD की बात की है, ना LLD की बात की है, यहाँ बात हो रही है लिम्ब डिसऑर्डर, पूरे दर्द की बात हो रही है, आपके पूरे जिस्म की बात हो रही है। टास्क, अब कौन कौन से टास्क हैं? जब आप, ये एक लिमिट है, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, शोल्डर मूवमेंट आप 2.5 पर मिनट, आप 2.5 दफा शोल्डर मूव कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक हो गया। एल्बो बेंड कर सकते हैं
10 बार 1 मिनट में। फोर आर्म रिस्ट बैंड कर सकते हैं आप 10 बार 1 मिनट में, 10 टाइम्स इन 1 मिनट। ट्रिगर फिंगर्स, उंगली जो है जिससे ये आप पिस्टल वगैरह फायर करते हुए चलाते हैं तो वो ट्रिगर के ऊपर आती है, तो इस तरह आप ट्रिगर कितनी बार कर सकते हैं 200 टाइम्स पर मिनट। अब ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यही वजह है। ये ज्यादा हो सकती है लेकिन उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जिससे आप आपको एक कॉमन एग्जांपल है, बहुत सारे लोग फिटनेस के लिए, नॉर्मल फिटनेस के लिए, नॉट फॉर द बॉडी बिल्डिंग पर्पस, तो बहुत सारे लोग सिर्फ फिटनेस के लिए भी जिम जाते हैं। जब वो स्टार्ट में जाते हैं तो वो देखते हैं कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर स्टार्ट में वो ज़्यादा लोड ले लेंगे, स्टार्ट में वो ज़्यादा बर्डन ले लेंगे एक्सरसाइज का, लोड का, मूवमेंट उनकी ज़्यादा होगी, उनकी जो रिपीटेटिव एक्शन है वो ज़्यादा होंगे, तो ऐसी सूरत में उनके मसल्स, उनके टिश्यूज जो है फट सकते हैं, उनको इंजरीज हो सकती हैं। और इसके अलावा मसल्स इंजरीज ना भी हो, पेन ना भी अपना इंजरीज ना भी हो, बावजूद इसके शुरू में स्वेलिंग हो जाती है, अक्सर पेन हो जाती है, इसलिए क्योंकि बॉडी जो है वो इस काबिल अभी नहीं हुई होती। आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज कर करके उनकी ये जो रिपीटेटिव एक्शन है या लोड उठाने की सकत है वो बढ़ती चली जाती है, तो इसके नतीजे में जो एलडीज हैं, लिम्ब डिसऑर्डर्स हैं, वो होने आपके कम हो जाते हैं। अब वर्क पोस्चर, हमारा मेन पर्पस भी यहाँ पर वो यही है एर्गोनॉमिक का, कि वर्कर को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिसमें वो इजीली एक रिलैक्स पोस्चर में, एक रिलैक्स पोजीशन में रह के जो है वो काम कर सके। ठीक है जी। अब ऑकवर्ड होगा या फिक्स्ड। ऑकवर्ड में क्या है कि लटक के, झुक के, आगे पीछे होके काम किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में इंजरीज होंगी। अगर फिक्स्ड है, प्रॉपरली जिस तरह से एर्गोनॉमिक अरेंज किया गया है, जिस तरह वर्क प्लेस अरेंज की गई है उसके मुताबिक बैठता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिससे आप ये देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, ये देखिए, ये अब रेड ये शो कर रहे हैं 2 जगह पे पेन, आपके शोल्डर्स में भी पेन हो सकती है और लोअर बैक में भी। और अगर आप स्टेबल रह के, जिस तरह से आपको ये मिला है, वर्क स्टेशन मिला हुआ है प्रॉपरली सपोर्ट के साथ, तो ऐसी सूरत में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं फोर्स। अब फोर्स क्या है? अब यही बात जो मैं अभी ये जिम वाली बात है इसी को कंटिन्यू किया जाए, तो उसमें भी क्या होता है फोर्स, जब भी आपकी बॉडी किसी भी प्रेशर में इन्वॉल्व होगी, कोई भी प्रेशर उसके ऊपर जब भी आएगा, चाहे वो पुश के लिए है, पुल के लिए है, कैरी के लिए, लोअरिंग, कुछ भी है, जिसमें भी उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो फोर्स उसको रिक्वायर्ड होगी। जब फोर्स आएगी तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट जो होता है वो बॉडी के ऊपर आता है। कैसे? फोर्स कैन अफेक्ट वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। ये मस्कुलर स्केलेटल हमारे ढांचे की बात की जा रही है। मसल्स अफेक्टेड, अच्छा इसमें ढांचे में सिर्फ हड्डियां नहीं है बल्कि ये टेंडन्स और लिगामेंट्स इसी का पार्ट है, और मसल्स भी। मसल्स अफेक्टेड आर टेंडन्स, मसल स्टेयर एंड पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस। पोस्ट एक्सरसाइज जैसा मैंने कहा दर्द होना आपकी बॉडी में। इफेक्ट ऑन नर्व्स इंक्लूडिंग फ्रेइंग एंड शेयरिंग स्नेवल। इसमें क्या होता है कि आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर भी ना दबाव आता है। जब भी आप देखेंगे आप लोड उठाते हैं तो एक खास किस्म का प्रेशर आपके दिमाग की तरफ भी जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी नसों में, दिमाग में दर्द शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। ये फ्रेइंग, शेयरिंग वगैरह ये सारे के सारे आपके उसी टाइम के सिम्टम्स हैं जो सामने आएंगे। इफेक्ट्स ऑन नर्व्स इंक्लूड फ्रिक्शन, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वैशिंग। ये मतलब फ्रिक्शन पैदा होगी, उसमें स्ट्रेच करेंगे तो ऐसी सूरत में नर्वस सिस्टम कई दफ़ा जो है प्रॉब्लम करता है। हैंड रिस्ट फोर्सेस, लोअर फोर्स 1 kg और लेस, मॉडरेट फोर्स 1 to 4 kg। अब लोअर फोर्स क्या है? 1 kg तक इजीली हैंड और रिस्ट उठा सकते हैं, और मॉडरेट फोर्स थोड़ी सी ताकत के साथ 1 से 4 किलो, 1 से 4 kg भी लोड उठा सकते हैं। उसके अलावा ये आपके सामने एक रूल है, हाई फोर्स में मोर देन 4 kg कैसे होगा। अब आपने क्या करना है, ये देख रहे हैं आप इसके अंदर इमेज, ये देख लें आपके डायरेक्शन ऑफ करंट था, डायरेक्शन ऑफ फील्ड फिंगर्स, ये इस तरह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये यहाँ पे आएगी, और राइट हैंड, ये राइट हैंड की बात हो रही है कि आपने किस तरह से आपकी उसके ऊपर फोर्स आ सकता है, लोडिंग, और आप किसी चीज़ को फोर्सली उठा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वेट किस तरह से आपको अफेक्ट कर सकता है, ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज़ हमारे सामने आती है वो आती है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर में क्या होगा
कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर में ऐसा होता है, रिपीटेटिव एक्टिव तो आप कर रहे हैं, अब ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर में ये सिनेरियो है कि कोई भी एक्टिविटी आप जो करने जा रहे हैं, बाजू के जोर पे, आप टांगों के जोर पे, आप हाथों के कंधों के जोर पे, कमर के जोर पे करने जा रहे हैं, वो कितनी देर के लिए, उसका दौरानिया कितना है। ठीक है जी, तो उसके लिए हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कि कितनी देर तक हम किसी भी एक्टिविटी के सामने आ सकते हैं। रेस्ट ब्रेक्स, शॉर्ट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आर जनरली बेटर देन लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट ब्रेक। अंडरस्टूड जी कि लंबी ज्यादा देर की ब्रेक से बेहतर है कि हम छोटी छोटी ब्रेक्स नॉर्मली कुछ इंटरवल्स के बाद देते रहें ताकि बॉडी दोबारा रिलैक्स होती रहे। 36 मिनट्स एक्स्ट्रा, 9 मिनट्स ब्रेक आफ्टर एवरी 51 मिनट्स, मोस्ट एक्सेप्टेबल वर्क फॉर विच हेल्प इन। देखिए कितना आसान सा फार्मूला है कि हर घंटे में अगर आप 9 मिनट ब्रेक दे देंगे तो बिल्कुल जिस्म रिलैक्स रहेगा। रिड्यूस वर्कर डिस्कम्फर्ट फॉर लोअर एक्सट्रीमिटीज, प्रोडक्शन रेट्स इंप्रूव्ड इन लेट आवर ऑफ वर्क डे। अंडरस्टूड है, जब पूरा दिन उसको रेस्ट मिलते मिलते आ रहा है तो क्या होगा कि शाम के टाइम तक जो प्रोडक्शन का रेट है वो आपका स्टेबल रहेगा। इन्वायरमेंट, अब मैंने जिस तरह से पहले बात की कि आपका वर्कर, आपका जो रिलेशनशिप है इसमें वर्क तो मौजूद है, अंडरस्टूड हो गया। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कितनी है, रिपीटेटिव एक्शन कितना है, वो सब कुछ आ गया। अब बात हो रही है इन्वायरमेंट की कि जिस इन्वायरमेंट में वर्कर ने परफॉर्म करना है। तो वर्किंग इन्वायरमेंट में टेम्परेचर टू कोल्ड हॉट दोनों सूरतों में नुकसानदेह है। एक आपका मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू अपर लिम्ब, रिड्यूस ग्रिप। टेम्परेचर जब आपका जो है बहुत ज़्यादा हाई या लो हो जाएगा तो ऐसे में ग्रिप जो होगी आपकी चीज़ों के ऊपर प्रॉपर नहीं रहेगी। इंक्रीज्ड मसल्स एक्टिविटी, डिक्रीज सेंसेस, आपके सेंसेस जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। वाइब्रेशन, अल्टर सेंसेशन लीडिंग टू ओवर ग्रिपिंग। अब थोड़ी देर के लिए सेंसेशन होगी वाइब्रेशन में, उसके बाद क्या होगा, ग्रिप नहीं कर पाएंगे। जब एक चीज वाइब्रेट हो रही है, एक चीज हिल रही है, अपनी जगह पे साकिन नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो वो आपकी ग्रिपिंग के ऊपर असरअंदाज होगी। इंक्रीजेस मसल एक्टिविटी, जाहिर बात है पहले आप पकड़ के किस चीज को ग्रिप करके खड़े हैं, उसके ऊपर मसल की एक एक्टिविटी है। अब अगर वाइब्रेट होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आपकी मसल्स की एक्टिविटीज भी ज्यादा हो जाएंगी। इंक्रीज इन कार्पल टनल सिंड्रोम, वाइब्रेशन सेंसिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, और ये दिमाग में आपके ऐसे थरथराहट हर वक्त वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती रहेगी। इस जो बीमारी होती है इसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोला जाता है। लाइटिंग जी, अब लाइटिंग तो हमेशा से इशू रहा है, और लाइटिंग में आप याद रखेंगे कभी भी सिर्फ और सिर्फ कम रोशनी नहीं, ज्यादा रोशनी भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि पुअर लाइटिंग से मुराद सिर्फ और सिर्फ कम रोशनी नहीं है, जरूरत से ज्यादा रोशनी भी आपकी क्या हो सकती है, पुअर लाइटिंग। वर्कर्स में स्टार्ट टू सी थिंग्स लेयरिंग वाइल कैरिंग वेट, जाहिर बात है रोशनी नहीं है, ज्यादा होगी जरूरत से ज्यादा, और आगे ज्यादा रोशनी हुई से कुछ देर के लिए ब्लाइंडनेस हुई तो हो सकता है वो किस चीज से जाके टकरा जाए वर्कर। एकोमोडेटिंग फॉर ग्लेयर, जनरल रूम टेम्परेचर ड्यू टू लाइटिंग इफेक्ट्स ऑन द आई साइड, तो आई साइड पे भी असरअंदाज होता है अगर आप ज्यादा देर ज्यादा रोशनी वाली चीजें, जिस तरह अक्सर आप डायरेक्टली यूज करते हैं किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन को, तो इससे आई साइड के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट। अब जी आ गया इसके ऊपर साइकोसोशल जो फैक्टर्स हैं। ठीक है, साइकोसोशल फैक्टर्स में क्या होता है, स्ट्रेस। अब ये इंडिविजुअल के ऊपर है। अब वो तो हमने पहले डिस्कस किया वर्क के, फिर हमने किया वर्क प्लेस एनवायरनमेंट की, अब हम जो है इसके जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं साइको सोशल जो फैक्टर्स हैं। इसमें आपकी स्ट्रेस आ जाएगी, स्ट्रेन आ जाएगी, आप हर वक्त थकावट या इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी जिसकी वजह से फटीग, इम्पेयरमेंट, आपको काम शाम करने का दिल जो है वो प्रॉपरली नहीं करेगा। वर्कर जो है वो कोशिश करेगा कि काम से जान ही छुड़ाई जाए। मशीन प्लेस्ड वर्क, अब ये लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ पेस एंड लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन टास्क डिजाइन। अब ऐसी सूरत में वर्कर थोड़ा सा अनॉयड हो जाता है, हट जाता है। जब मशीन प्लेस्ड हो वर्क के ऊपर तो उसको मशीन के मुताबिक जब काम करना पड़ता है तो उसमें उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की कई दफ़ा ज़रूरत होती है, जो कि एक प्रॉब्लम होती है। सोशल इन्वायरमेंट एट वर्क, ग्रुप एंड पेयर प्रेशर। पेयर जो होता है, छोटे छोटे ग्रोह, छोटे छोटे जत्थे इसलिए बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि किसी भी काम को टीम वर्क की मदद से जल्द बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सके। ठीक है जी। नेगेटिव सोशल इंटरेक्शन, बस
कोई नहीं इस्लाम दुआ नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पुअर टास्क फीडबैक, मतलब आपस में वर्किंग जो रिलेशनशिप है वो वर्कर्स का अच्छा नहीं। वर्क कैजुअल एंड ओवर टाइम, continuous shift work, overtime, high production demand, cause fatigue for workers and ultimately limb disorder। अब ये वो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं, किस लिए, जिनकी वजह से लिम्ब डिसऑर्डर होते हैं, मतलब उनको काम इतना दे दिया जाता है जो उस टाइम स्केल में पूरा नहीं हो रहा होता, ओवर टाइम दे दे के, तो उनकी बॉडी एग्जॉस्ट होने की वजह से चीज़ें जो हैं वो उनके जो है एडवर्स इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें एक बात है इंडिविजुअल्स, अब ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल बात है। इंडिविजुअल सबसे पहली और कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। अब इंडिविजुअल का क्या प्रॉब्लम आता है, डिसऑर्डर कैसे आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं 20 kg से अबव का वेट उठा सकूं, ठीक है, बीइंग वर्कर। अब जब मैं 20 kg से ऊपर के लोड को हैंडल करने की कोशिश करूंगा अपने तौर पे, अपनी बॉडीली फोर्स पे, तो अंडरस्टूड है कि मेरे जो मस्कुलर स्केलेटल है उसके अंदर डिसऑर्डर आना ही आना है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में इंडिविजुअली मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी बॉडी जो शेप अप है, या माइट बी पॉसिबल मेरी बॉडी के अंदर कैपेसिटी या इतना स्ट्रांग ही नहीं हूं मैं कि उसको कैरी कर सकूं। तो ऐसी सूरत में क्या करना है या देखना कैसे, तो इस सूरत में हम जब ये देखेंगे तो इंडिविजुअल्स के जो फैक्टर्स हैं वो भी उसी तरह से ही एर्गोनॉमिक के अंदर, वर्कर के भी फैक्टर्स उसी तरह से एर्गोनॉमिक के अंदर मौजूद हैं जिस तरह के वर्क के, टास्क के या फिर वर्क एनवायरनमेंट के। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या आ सकते हैं, न्यू एम्प्लॉइज एग्रेसिव, नो और लिटिल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। एग्रेसिव होता है हर नया एम्प्लॉय, उसको जो काम ना भी दो वो करने की कोशिश करता है और उसमें कोई अपनी इंजरी करवा बैठता है। कॉम्पिटेंस स्किल लेवल नहीं होता, क्योंकि हर एक्टिविटी को करने के लिए ये असूल है देयर शुड बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन क्या है, जिसके पास नॉलेज है, एबिलिटी है, ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है। वो इसी चैनल के ऊपर एक बाकायदा कॉम्पिटेंट पर्सन की एक लेक्चर मौजूद है, उसको लाजमी आप लोग देख लीजिए। वेयर इज अकॉर्डिंग टू एन एज एंड एक्सपीरियंस, बॉडी साइज, टॉल, शॉर्ट, फैट, स्किनी, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया। वल्नरेबल ग्रुप, वल्नरेबल ग्रुप्स वो होते हैं, वो हसास लोग, वो कमजोर लोग जो ज्यादा जल्दी इसमें आ सकते हैं, जैसा प्रेग्नेंट वुमेन, यंग वर्कर्स, डिसेबल वर्कर्स, लोन वर्कर्स, ये लोग इसके अंदर आ सकते हैं। हेल्थ स्टेटस एंड डिसेबिलिटी, इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, कंप्लायंस, वर्किंग स्टेशन लेआउट। अब ये वर्किंग स्टेशन लेआउट आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, अचीव बेटर वर्किंग हाइट्स, काम करने के लिए बेटर वर्किंग हाइट, ताकि ज्यादा झुकना, ज्यादा देर के लिए झुकना, ज्यादा देर के लिए लटकना, इस तरह की एक्टिविटीज ना हो। रिड्यूस रीच डिस्टेंस, लटके शटके ना चीजें उसकी रेंज में हो, इवन वो ऑफिस का टेबल हो या किसी वर्क प्लेस के ऊपर कोई वर्क स्टेशन है। यूज ऑफ डिफ्लेक्टर्स ऑन कन्वेयर्स, गुड लाइटिंग, सुटेबल टूल्स फॉर टास्क, एग्जांपल टूल विद सफिशिएंट पावर, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी। अब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये नॉर्मल आपके सामने आ गया, ये तो नॉर्मली खड़ा है। अब हैवी वर्क होगा तो ये इस तरह से, लाइट वर्क ये इस तरह से, और प्रिसीजन वर्क नॉर्मल बिल्कुल वो इस तरह से। ये आपकी हाइट और ये पोजीशनिंग आपकी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये एर्गोनॉमिक्स का टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। मजीद अगर इसमें कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो, कोई आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, जिस तरह से बाकी लोग भी कर रहे हैं या जो लोग फॉलो कर रहे हैं, और ऑलरेडी आपके पास मीडियम मौजूद है, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है जी। औशा के अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।